नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे तकरीबन रोज देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं, राजनीति में चल रहे उथल-पुथल को समझने की कोशिश करते हैं। देश में चुनाव का दौर जारी है और अलग-अलग दिन अलग-अलग तरह के मुद्दे सामने आते हैं। उन सब मुद्दों को हम कैसे समझें, उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उसके बारे में हम प्रोफेसर दुबे से आज बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के नामांकन और उसके पहले जो रोड शो हुआ, उसी से मैं आज की बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। चूँकि 5 साल एक लंबा अरसा नहीं होता है, तो मुझे तो याद है तकरीबन वैसी ही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक बड़ा रोड शो हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री काफ़ी भीड़ को एक तरीके से भीड़ से गुज़र रहे हैं और उसी तरीके से वो टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या ये 2019 को दोहराने जैसा कुछ हो रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? नहीं, नज़ारा बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि 2014 में हुआ था और 2019 में हुआ था। नामांकन से पहले एक बहुत लंबा-चौड़ा भव्य किस्म का रोड शो और पत्रकारों को इंटरव्यू वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि ये चुनाव 2014 या 2019 के चुनाव की रोशनी में देखा जाना चाहिए। ये एक भिन्न चुनाव है और इसकी जो भिन्नता है, उसके ऊपर हम लोग शुरू से ही नई परख के मंच पर चर्चा करते रहे हैं। इसकी भिन्नता अभूतपूर्व है। 2014 के चुनाव में एक नकारात्मक उत्साह था वोटरों में कांग्रेस के खिलाफ। वो लोग कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते थे और एक नया नेता मंच पर उभरा था जो सारे देश से अपील कर रहा था कि अगर आप कमल पर बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा। और नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजे आने से पहले एक संवाददाता को इंटरव्यू देते हुए कहा भी था कि मुझे नहीं पता चुनाव का नतीजा क्या होगा, लेकिन लोग मेरे नाम पे वोट तो दे ही रहे हैं। ये बिल्कुल ये इस तरह का नजारा था। तो एक करिश्माई शख्सियत का उदय हो रहा था और कांग्रेस का सूर्य जो है वो मध्याह्न की तरफ जा रहा था। पूरी तरह अस्त तो नहीं हुआ था, लेकिन काफी नीचे चला गया था कांग्रेस का ग्राफ। तो वो एक नकारात्मक किस्म का उत्साह, कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिल रहा था। उसके 5 साल बाद इससे पहले कि मतदाता नरेंद्र मोदी को 5 साल में उन्होंने कैसा शासन दिया है, इसके आधार पर उनका आकलन करते, एक भीषण और भयानक घटना हुई, शायद किसी भी राष्ट्र के जीवन में नहीं होनी चाहिए थी। पुलवामा पर आतंकवादी हमला हुआ, सीआरपीएफ के बहुत से जवान मारे गए। उसके बाद भारत की वायुसेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट के ऊपर, आतंकवादी ठिकानों के ऊपर। उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और उन्होंने सारे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए कि हमने घुसकर मारा, हमने घुसकर मारा। इससे एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक राष्ट्रवादी उछाल आया, एक देशभक्ति की बहुत जबरदस्त लहर आई और इस लहर ने नरेंद्र मोदी के सुशासन देने की क्षमताओं पर गौर करने से मतदाताओं को रोक दिया। मतदाता भावावेश में आ गए और देखते देखते नरेंद्र मोदी की चुनाव कैंपेन को एक बहुत जबरदस्त उछाल मिला और नतीजे के तौर पर उनकी सीटें 303 तक चली गई। इस वाले चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले चुनाव में न तो कांग्रेस के प्रति कोई नकारात्मकता है, न विपक्ष के प्रति कोई नकारात्मकता है। हालांकि भाजपा के समर्थक कह रहे हैं जनता विपक्ष से नाराज है, सरकारी पार्टी से नहीं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मतदाताओं में, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं में भी किसी किस्म का आवेश नहीं पैदा कर पाए हैं। नतीजा ये है कि चुनाव स्थिर तरीके से हो रहा है। मतदाता रुक कर, थम कर, तमाम बातों पर सोच समझकर वोट दे रहा है। ऐसे बहुत से मतदाता हैं जो कुछ सोच कर जाते हैं मतदान केंद्र में कि हम इसको वोट देंगे, लेकिन मतदान केंद्र तक, मशीन तक पहुंचते पहुंचते उनकी राय बदल जाती है और वो किसी और बटन पर उंगली दबाने की बजाय किसी और बटन पर दबा देते हैं। फिर वो आके जब वो बताते हैं कि हम सोच के तो ये गए, हमने कर ये दिया था, तो वो बात इतनी लोगों को आश्चर्यचकित करती है कि वो बात दूसरों तक पहुंचती है। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं कि लोग गए वहां पर कुछ सोचकर और करके कुछ और आए। इसका सीधा मतलब यह है कि मतदाता गहरे सोच में डूबा हुआ है, वो सोच समझकर वोट दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये चुनाव सोच समझकर वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है। मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि अगर नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा तो वो भी सोचा समझा वोट होगा, और अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट गिरेगा तो वो भी एक सुचिंतित वोट होगा। इसलिए इस चुनाव का नतीजा 2014 और 2019 के नतीजे के मुकाबले भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा। मुझे लगता है मतदाता हर बात के ऊपर सोच रहे हैं। मतदाता महंगाई के ऊपर सोच रहे हैं, मतदाता बेरोजगारी के ऊपर सोच रहे हैं,
और मतदाता भारत की विदेश नीति के ऊपर भी सोच रहे हैं, मतदाता जो लोगों की आमदनियां गिर रही हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं, मतदाता ये भी सोच रहे हैं कि भाई देश को स्थिर सरकार कैसे मिल सकती है। जो हिंदुत्ववादी समर्थक हैं वो इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार बननी चाहिए, लेकिन ऐसे समर्थकों की संख्या बहुत कम होती है। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है बनारस में, मैं ये मानता हूं कि उसके अंदर जो भीड़ थी वो जिस तरह से मीडिया में दिखाई गई वो भीड़ बहुत भव्य लगती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तरीके से उनके ऊपर पत्तियां बरस रही थी उसमें कोई शक नहीं। दूसरा, हमें ध्यान करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बनारस की सीट कैसे चुनी थी। 2014 में बनारस की उन्होंने ये कैसे तय किया था हमें बनारस से चुनाव लड़ना है। उससे पहले उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों के सर्वे कराए थे। उन्होंने इलाहाबाद का सर्वे कराया था, उन्होंने लखनऊ का सर्वे कराया था, उन्होंने कानपुर का सर्वे कराया था, उन्होंने बनारस का सर्वे कराया था। उन्हें गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में तो पता था नरेंद्र मोदी को, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में नहीं पता था। इसलिए उन्होंने ये सब सर्वेक्षण करा के तय पाया कि अगर हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो वो हमारे लिए सर्वाधिक सुरक्षित होगा और वो पूरे के पूरे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कमजोर इलाका रहा है, उसको प्रभावित कर पाएगा। लेकिन इतना सोचने विचारने, इतना ठोक बजाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को यकीन नहीं हो पाया कि बनारस से लड़ना उनके लिए सुरक्षित होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। वो गुजरात से भी चुनाव लड़े, शायद गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। मैं कहना ये चाहता हूं कि अब वो 2 जगह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पहले चुनाव में उनके सामने स्पष्ट नहीं था कि वो बनारस से चुनाव जीत पाएंगे। हालांकि बनारस एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1990 के दशक से ही लगातार मुतवातिर जीत रही थी। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा परेशानी में रहती थी, लेकिन बनारस में वो उसके विधायकों में भी जीतती थी, वो सांसदों में भी जीतती थी, यहाँ तक स्थानीय निकायों में भी जीतती थी। बनारस में भाजपा का पूरी तरीके से प्रभुत्व था, राम जन्मभूमि आंदोलन के जमाने से ही। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं हो पाया था कि ये सीट हमारे लिए सुरक्षित है, इसलिए वो गुजरात से भी लड़ते। बाद में उन्होंने गुजरात से त्याग पत्र दे दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बनारस में जो भव्यता दिख रही है और नरेंद्र मोदी के लिए जो समर्थन दिख रहा है, वो उस समर्थन के पीछे ये इस पूरी राजनीतिक कहानी को सुन के ही उस समर्थन को देखना और समझना चाहिए। दूसरे, एक जगह रोड शो तैयार कर देना अलग बात है, किसी भव्य रैली को दिखा देना एक अलग बात है, या कुछ इसी तरह का एक इवेंट कर देना, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर देना, चमकदार कार्यक्रम आयोजित करना एक अलग बात है। लेकिन उसके आधार पर पूरे चुनाव, उसके आईने में पूरे चुनाव को देखने लगे, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। कल अमित शाह का बयान तो शायद आज का ही है और कल चौथे चरण का चुनाव था कि जो अभी तक जितने चुनाव हुए 4 चरणों में हम 272 जीत चुके हैं। अब आगे जो होगा वो सरप्लस में आएगा। चौथे चरण के मतदान के बाद आप इस तरह के दावे को किस रूप में देखते हैं? इसमें क्या सच्चाई का अंश है? देखिए, एक चीज जिसको मोदी मैजिक कहा जाता है, इस चीज को मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं। इस बार इसकी परीक्षा है। अगर मोदी मैजिक की कभी भाजपा को जरूरत थी तो सबसे ज्यादा इस बार जरूरत है भाजपा को, क्योंकि इस बार के मोदी मैजिक को कांग्रेस के खिलाफ नकारात्मकता का लाभ नहीं मिलेगा। इस बार के मोदी मैजिक को बालाकोट स्ट्राइक का भी लाभ, सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ नहीं मिलेगा। इस बार का मोदी मैजिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की कैसे सेवा की है, अर्थव्यवस्था का कितना विस्तार किया है, क्या किया है इस देश में, उसका उनको लाभ मिलेगा। उसके आधार पर लोग उनको वोट देंगे। इसलिए ये है रियल मोदी मैजिक। अगर जो होगा, अगर मोदी मैजिक हुआ तो भाजपा जीतेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मोदी मैजिक हुआ तो सारे मतदाता सोच समझ के भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, वरना मोदी मैजिक की पोल खुल जाएगी। जैसे कल का जो मतदान हुआ था उसके बारे में जब मैं मुख्य धारा के टीवी चैनलों को देखता था तो उसमें सवाल पूछा जाता था कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भाजपा पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? जवाब आता था संवाददाता था कि मुझे लगता है कि हाँ 39 सीटें जीत जाएगी, कुछ तगड़ी चुनौती है। फिर जब मैं यूट्यूब की दुनिया पे आता था जहां पर खास तौर पे विपक्ष की राजनीति से हमदर्दी रखने वाले चैनल हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। तो एक आम दर्शक या एक आम पाठक इस सब तरह की गुत्थियों को कैसे समझे? क्या अलग-अलग नैरेटिव चल रहे हैं उसको हम इसी रूप में देखें? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि हम लोगों को मीडिया में जो तरह-तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं, तरह-तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं, उसमें मेरा और आपकी बातचीत, तो विश्लेषण भी उसका अंग है। मतलब तो हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे विश्लेषण जो है वही जनता की असली खुराक है।
हमारी बात सुन के ही मतदाता तय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और मतदाता तय करते हैं तो कितने प्रतिशत मतदाता हैं जो हमारी आपकी बात सुनकर वोट करते हैं। मेरा मानना है कि मतदाताओं का एक हिस्सा सोशल मीडिया हो, चाहे सरकारी मीडिया हो, चाहे प्राइवेट चैनल्स हो, उनकी बात सुनकर प्रभावित होता है और उसके आधार पर अपनी मतदान प्राथमिकताओं का फैसला करता है। लेकिन बड़ा हिस्सा वो मतदाता है जो कि पार्टी, जो ना तो मीडिया के प्रति लॉयल है, मीडिया से जो सामग्री मिल रही है उसके प्रति निष्ठावान है, न ही पार्टियों के प्रति निष्ठावान है, न ही नेताओं के प्रति निष्ठावान है। ज्यादातर बड़ा हिस्सा इस चुनाव में ये सोचकर वोट देगा कि 10 साल में हमको क्या प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने एक मुसलमान विरोधी भंगिमा ना अख्तियार की होती पहले चरण के चुनाव के बाद में, और वो लगातार अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो बहुत सी उपलब्धियां हैं उनकी, उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखते, भाजपा के घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा करते, न कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा उन्होंने करने में सारा समय लगाया, तो और कहते हैं कि केवल हम ही ने पिछले 10 साल में स्थिर सरकार दी है, आगे 5 साल हम ही देंगे, विपक्ष के पास ये क्षमता नहीं है, तो उनकी बात ज्यादा विश्वसनीय होती। मतदाता उनकी बात को विश्वास करते हैं क्योंकि ये उस निरंतरता में होता। 10 साल तक उन्होंने एक खुशनुमा कहानी सुनाई कि उन्होंने देश को महान बनाना है। उस खुशनुमा कहानी की निरंतरता में होता है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। मसलन अगर वो मुस्लिम समुदाय की दकियानूसीपन के ऊपर प्रहार करना चाहते तो उन्हें 3 तलाक का मामला उठाना चाहिए था, तो उन्हें समान नागरिक संहिता का मामला उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये पसंद किया कि हिंदुओं के मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, हिंदुओं का सोना और आदिवासियों की चांदी उनमें बांट दी जाएगी, अति पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने इस तरह की बातें की जिस पर आज देश में कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। लोगों को ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री को हो क्या गया। प्रधानमंत्री बेकार में उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे। उन्हें हैरत होती है। नौजवान लोग पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हम जब इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम जब डॉक्टरी कर लेंगे, जब हम एमबीए कर लेंगे, तो हमको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग ये जानना चाहते हैं। किसान ये जानना चाहते हैं कि कब उनकी आमदनी डबल होगी। कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री। आप ध्यान कीजिए, जब 2014 का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने बहुत से लोगों से वायदे किए थे, हम आपके लिए ये करेंगे, ये करें, वो सब सकारात्मक था। तो वो ये जो सकारात्मकता थी प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार की, जिसमें वो वर्तमान की समस्याओं से जूझते हुए नजर आते थे, इस चुनाव में वो तमाम अतीत की बातें कर रहे हैं। गोधरा में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, फलाने ने ढिकाने ने क्या कहा था, ये सब मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उसके आधार पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो इसका उतना नुकसान होना बिल्कुल तय है। कोई भी चुनाव अतीत के प्रेतों को उखाड़ कर नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि उन प्रेतों को इतने बार उखाड़ा जा चुका है, वो सब बातें घिस पिट गई हैं। उन बातों में कुछ नया नहीं रखा हुआ है। जिस दिन चुनाव होता है, जैसे चौथे चरण का जिस दिन मतदान हो रहा था, तो बहुत सारे टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी का लगातार इंटरव्यू चल रहा था। और आज एक बहुत रोचक बात उन्होंने कही जो आपके पिछले जवाब से भी जुड़ता है कि जिस दिन मैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद की बात करूंगा, उस दिन मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाना पसंद करूंगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने आज कहा। तो पत्रकार ने फिर दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो लगातार इंटरव्यू दिखाने की कोशिश होती है नरेंद्र मोदी की, क्या उससे एक नजारा ऐसा बनता है कि बस वही है और चुनाव आयोग इसको रोकने में या एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने में असफल रहा? चुनाव आयोग बहुत ही ढीला ढाला और सरकार का प्यादा चुनाव आयोग है। वो एक तरह से लगता है कि वो जो सत्ताधारी दल है उसी का विस्तार है चुनाव आयोग। इसलिए चुनाव आयोग के बारे में तो कोई चर्चा करना बेकारी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पत्रकार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके इंटरव्यू का मूल्यांकन हम किस मानक के आधार पर करें। मेरी निगाह में पहला मानक यह है, किसी पत्रकार ने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि राजस्थान में बांसवाड़ा में जो आपने भाषण किया था उसके खिलाफ विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि आपने हेट स्पीच दी, आपका इस विषय में क्या कहना है। किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीडिया भी उनसे नहीं पूछता। भाई आप खुलेआम भारत का प्रधानमंत्री हर दिन एक नई हेट स्पीच देता है, नफरती भाषण
जहर उगल रहा है। रोज सवेरे रात भर में सोचता है, सवेरे उठ के तय करता है कि आज हम पोटेशियम साइनाइड उगलेंगे कि सल्फास उगलेंगे, कौन सा जहर उगलेंगे, ये कर रहा है। कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ रहा। सारे इंटरव्यू नूरा कुश्ती है, जैसे नूरा कुश्ती दो पहलवानों की मिलीजुली आयोजित की जाती है, इस तरीके सारे इंटरव्यू आयोजित किया रहे। इन इंटरव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मानना है। किसी मतदाता को फुर्सत नहीं है कि इन मिले जुले प्रायोजित इंटरव्यूज को देखता फिरे। ये सब चैनलों का चक्कर है, अखबारों का चक्कर है, वो सब कर रहे हैं और अपनी बदनामी करा रहे हैं, अपनी साख गिरा रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी की राजनीति के बारे में एक प्रश्न करना चाहूँगा। जब पटना में नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे थे, तो बगल में नीतीश कुमार खड़े थे और उन्होंने भाजपा का सिंबल पकड़ा हुआ था। आज हालाँकि वो उनके जो नामांकन पत्र दाखिल करने का पूरी प्रक्रिया थी, उसमें वो नहीं गए, कहा गया कि तबीयत उनकी खराब है। लेकिन नीतीश कुमार का जो पाला बदल था, उसको हम किस स्थिति में सफल मानेंगे? अगर उनके सारे सांसद जीत जाते हैं तब, क्या उन्हें सच में पाला बदलने से कुछ हासिल हुआ? भाई अगर वो पिछली बार उन्होंने जो परिणाम हासिल किया था 2019 में, उस परिणाम में अगर 1-2 सीटें कम होके भी वो कामयाब हो जाते हैं, तो मानूंगा कि उनका पाला बदल से उन्हें नुकसान नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, ये तो बात की बात है, उन्हें नुकसान नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते, महागठबंधन में रहते, तो वो ज्यादा प्रभावी होते, उनकी ज्यादा साख होती और वो ज्यादा सरकार, अभी वो उनकी सरकार भी होती, उनके मुख्यमंत्री पे तो कोई खतरा नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री छीने ले रहे हो। ये तो भाजपा का प्रचार था और वो इतने नौसिखिए नहीं है कि उन्हें समझ पाए कि भाजपा इस तरह का केवल प्रचार ही कर रही है। उन्होंने आरोप भी नहीं लगाया ऐसा, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था वगैरह, इस तरह की गोल मोल उन्होंने बातें कही। मेरा मानना यह है कि इससे न केवल उनकी साख गिरी है, बल्कि उन्हें काफी चुनावी नुकसान भी होगा और उनके साथ में वो उनके जो अपने सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी, इन और रामविलास पासवान की पार्टी, इन सब दलों को भी उनकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान होगा। वो इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल वोटरों का इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहां पर बिहार में। एक घटना दिल्ली में घटी जिसकी मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, चूँकि वो आम आदमी पार्टी से संबंधित थी, तो जिसे हम सरकारी मीडिया या गोदी मीडिया कहते हैं, उसने उसको काफ़ी उभारा भी कि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में बदसलूकी हुई। क्या इस तरह की घटना आम आदमी पार्टी के चुनाव की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है? देखिए, इस तरह की घटनाएं ना हो तो ही बेहतर है। बाद में संजय सिंह ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि उनके स्वाति मालीवाल के साथ में विभव कुमार ने बदसलूकी की, इसकी वजह से उन्होंने पुलिस में उनकी शिकायत कर दी और आम आदमी पार्टी इसके ऊपर कदम उठाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से स्वाति मालीवाल का पक्ष लिया है और विभव कुमार को उसका जिम्मेदार ठहराया है। इस संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये मसला दब जाएगा, लेकिन भाजपा तो इसको लगातार उभारेगी ही। यहाँ से जबकि चौथे चरण का चुनाव हो चुका है, हम देश की चुनावी राजनीति को किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ माने? क्या खेल खत्म हो चुका है, यानी जिसको जीतना था वो आगे जा चुका है, जिसको हारना था वो पीछे जा चुका है, या नहीं, 3 चुनाव चरणों में में कड़ी और? टक्कर है। मैं ये नहीं मानता हूं कि खेल खत्म हो गया है। चुनाव में कड़ी टक्कर है, कोई नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हम लोग अपनी अपनी दिलचस्पियों के आधार पर कुछ फैसला कर लें, लेकिन ये चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं है। ना ये भाजपा के लिए एक तरफा चुनाव है, ना भाजपा के खिलाफ एक तरफा चुनाव है। लड़ाई हो रही है। चुनाव से पहले कोई मानता भी नहीं था कि विपक्ष टक्कर दे रहा है, लेकिन अब तो सब जगह हर तरह का लोग कह रहे हैं। राजस्थान में बता रहे हैं टक्कर है, यहाँ तक गुजरात तक में 1-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, यूपी में तो बहुत कई सीटों पर टक्कर बताई जा रही है। तो वो इस चुनाव में ये घोषणा करना आसान नहीं है। एक घोषणा जरूर की जा सकती है कि कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहे स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे या स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें प्राप्त करे या स्पष्ट बहुमत से कम सीटें प्राप्त करे, वही सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। सबसे ज्यादा सरकार बनाने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की होगी। सवाल यह है कि वो सरकार कैसी होगी। वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी वैसी सरकार होगी, वो सरकार 2014 जैसी होगी, 2019 जैसी होगी, या जैसी नरेंद्र मोदी दावा करते हैं वैसी सरकार होगी? वो कैसी सरकार होगी, ये है सबसे बड़ा बहस का विषय। या उसके इतने ज्यादा एक 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 विकल्प इसका ये हो सकता है कि उसकी इतनी ज्यादा सीटें कम हो जाएं कि केवल विपक्ष की सरकार बनने की ही संभावना रह जाए। ये भी हो सकता है,
तो देखिए क्या होता है, मेरे ख्याल से सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये हो जाए कि केवल इतना ही यही होने वाला है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीतेगा। ये चुनावी एक बात हम इसे ज्यादा मान सकते हैं या इसकी कोई संभावना दिख भी रही है? सब लोग अपने अपने दावे करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने दावे कर रहे हैं, ममता जी अपना दावा कर रही हैं, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मतदाता के मन में क्या है, वो मतदाता के मन में केवल एक बात कही जा सकती है, मतदाता के मन में वो नहीं है जो 2019 में था, ना मतदाता के मन में वो है जो 2014 में था। मतदाता के मन में कुछ और है। वो क्या है, वो पता चलेगा 4 तारीख को। एक आखिरी प्रश्न है कि क्या हम ये बहुत सहज तरीके से कह सकते हैं कि कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है जो पूरे देश में सभी मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है? स्थानीय स्तर के कई मुद्दे हैं जिनसे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी 2 राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो इस देश के हर कोने के मतदाता को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और मुद्दा बनाने की कोशिश की है, संविधान वाला मुद्दा, जिसको वो लगातार, वो भी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। और ये तीनों हिस्से मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। और स्थानीय स्तर के मुद्दे, पूरे चुनाव का पूरी तरह से स्थानीयकरण हो गया है। जैसे कि विनोद अग्निहोत्री ने बड़ी कुशलता से एक अपने वक्तव्य में, एक अपनी चर्चा में कहा है कि जितना नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को केंद्रीकृत करने की कोशिश की, जनता ने उतना ही उसको विकेंद्रीकृत कर दिया। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की कहानियां अलग अलग। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और फिर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।